कैसा चल रहा है यार? सब कुछ आ गए हैं तुम्हारे अक्षय भैया, जिन्हें तुम बाबा एक्स भी बोलते हो। और इस वीडियो में वन शॉट तरीके से हम करेंगे क्या, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। पूरा का पूरा चैप्टर तुम्हारे सामने मैं एनसीईआरटी की एक लाइन रीड करूंगा, एक लाइन एक्सप्लेन करूंगा और ये बताऊंगा कि कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन सी लाइन नहीं इंपॉर्टेंट है, कौन से पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, कौन से पॉइंट्स इग्नोर कर सकते हो। जैसे उसने तुम्हें इग्नोर कर दिया था, इग्नोर भी कर सकते हो कई पॉइंट्स, और कई पॉइंट्स तो कटे हुए हैं इस चैप्टर में, काफी पोर्शन डिलीटेड, वो भी देख लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। मेरे साथ एनसीईआरटी ओपन कर लो और एनसीईआरटी मार्क कर लो, और जो भी क्वेश्चन है लाइव चैट में पूछ सकते हो। आओ देखो, सबसे पहले देख लो कि क्या क्या चैप्टर कटा हुआ है, वो तुम्हारे सामने मैं तुम्हें दिखा देता हूं। सबसे पहले नीचे आ जाओगे, ये इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज ये दिया हुआ है, ये पूरा कटा है। ये क्या कटा है? बस ये फ्लो चार्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी कि इस फ्लो चार्ट पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, और इस टॉपिक पर इंडस्ट्री और मार्केट का कैसा लिंक है जिस पे क्वेश्चन नहीं आएंगे। फिर नीचे और क्या कटा है? नीचे तुम्हारा आ जाओगे इस पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में कॉटन जूट, कॉटन और जूट कटा हुआ है, और शुगर इंडस्ट्री। देखो कॉटन जूट टेक्सटाइल शुगर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई। फिर नीचे आ जाओ कॉटन टेक्सटाइल्स, फिर नीचे आ जाओ तुम्हारा जूट इंडस्ट्री कटा हुआ है, और फिर नीचे आ जाओ शुगर इंडस्ट्री। ये सारे पोर्शन डिलीटेड हैं। देन नीचे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भी कटा हुआ है, और फिर इसके बाद नीचे आ जाओगे तो तुम मेरे साथ पहले मार्क कर लो, फिर साथ में पढ़ेंगे। नीचे आओगे तो यहां पर तुम्हें कटा मिलेगा सीमेंट इंडस्ट्री। ये देखो सीमेंट इंडस्ट्री भी कटा हुआ है, यानी इस साल के सिलेबस में 2022-23 में नहीं आएगा। फिर उसके बाद इसके नीचे सब कुछ आने वाला है, और सब कुछ हम बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, कुछ भी मिस नहीं करेंगे। बस तुम साथ में एनसीईआरटी ओपन करके बैठ जाओ, बस इतनी सी रिक्वेस्ट रहेगी। शुरू से शुरुआत करते हैं, एक एक लाइन ध्यान से देखेंगे। आओ सबसे पहले देखो, चैप्टर का नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज का मतलब क्या है ये तुम्हें पता होगा, जहां पर क्या होता है, कोई चीज बनती है, फैक्ट्री को इंडस्ट्री कहते हैं नहीं। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर में हमने देखा कि फैक्ट्री को इंडस्ट्रीज नहीं कहते हैं। इंडस्ट्रीज ऐसी जगह होती है जहां पर हमारी कंट्री की इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म किया जाता है एग्रीकल्चर बेस से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, और वही नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज मतलब कि कौन सी वो जगह होती है, इंडस्ट्रीज ऐसी जगह है जहां पर मैन्युफैक्चर होता है। अब क्या क्या है, कैसे मैन्युफैक्चर होता है, इंडस्ट्रीज से कैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ती है, कैसे हमारी इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म होती है एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग में, और अगर इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड है उसमें क्या लॉस प्रॉफिट है, और मैन्युफैक्चर में क्या लॉस प्रॉफिट है, हर एक चीज समझ जाओगे। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में तुमने पढ़ा होगा, अब यहां पर उसका एक एक लॉजिक समझ जाओगे कि क्या इंपॉर्टेंस है मैन्युफैक्चरिंग की, क्या नहीं। बट उसके पहले देख लो कि मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। समझे? सिर्फ बना देना नहीं, पूरी लाइन समझो क्या है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स यानी कि सामान का प्रोडक्शन इन लार्ज क्वांटिटीज, छोटा मोटा नहीं, लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। रॉ मटेरियल से कुछ भी बना दो, वो एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट जब बन जाए तभी मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा। ऐसा नहीं तुमने रॉ मटेरियल लिया, तुमने माचिस की तीलियां ली और उससे सजाकर एक पैटर्न बना दिया, जब तक उसका कोई यूज नहीं है तब तक वो रॉ मटेरियल फाइनल प्रोडक्ट उसका है जो वो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं काउंट होगा। ओवर कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, सिंपली समझ जाओ, याद कर लो। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल मटेरियल्स या प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। अब एग्जांपल ले सकते हो, जैसे तुम्हारा शुगर केन से बनता है क्या, शुगर केन से शुगर बनते हैं जो हम डेली कंज्यूम करते हैं। और देखो यहां पर एग्जांपल्स यहां पर लिखे हुए हैं, शुगर फ्रॉम शुगर केन, आयरन एंड स्टील फ्रॉम आयरन ओर एंड एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या है ये मुझे तुम कमेंट्स में बताओगे, तुमने पढ़ रखा है साइंस में भी। देखो ओर्स होते हैं, उससे मिनरल निकलता है, ठीक है, मिनरल के ओर्स होते हैं, वहां से एक्सट्रैक्ट होता है मिनरल और वहां से एक चीज बनती है, जैसे आयरन एंड स्टील फ्रॉम आयरन ओर। फिर नीचे आ जाओ, पीपल इंप्लॉयड में देखना है हमें कि जो यहां पर नौकरी करते हैं उनका क्या होता है। पीपल इंप्लॉयड इन द सेकेंडरी एक्टिविटीज मैन्युफैक्चर द प्राइमरी मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर यानी कि रॉ मटेरियल वाला सेक्टर, एग्रीकल्चर। सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग का सेंटर, मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर जहां पे चीजें बनती है, और टर्शरी सेक्टर जो फाइनल बन के प्रोडक्ट पहुंच जाता है ना, उसकी सर्विस प्रोवाइड करना, उसको देखना, सर्विस को प्रोवाइड करना, उसको टर्शरी सेक्टर कहते हैं। तो जो भी लोग सेकेंडरी एक्टिविटीज में होते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोडक्ट, कहां से? प्राइमरी मटेरियल से फिनिश गुड्स तक में। फिर
नीचे देखो, देखना है जैसे इसका एग्जांपल होगा कि वर्कर्स एम्प्लॉयड इन स्टील फैक्ट्रीज, कार ब्यूरीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बेकरीज फॉल इनटू दिस कैटेगरी। जो जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में है, अलग अलग फैक्ट्रीज में है, कंपनीज में है, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, जो सर्विस दे रही हो तो टर्सरी सेक्टर, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है वो तुम्हारा सेकेंडरी सेक्टर। अब एक इंपॉर्टेंट लाइन, द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है वो कैसे मेजर की जाती है, डेवलपमेंट कितना हुआ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का इस चीज से। क्यों, ऐसा क्यों है, ये तुम आगे देखोगे, इसी के आगे लिखा हुआ है कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है मैन्युफैक्चरिंग की, मैन्युफैक्चरिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। देखो साथ में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर, मेनली बिकॉज, कि क्यों जनरली भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंपॉर्टेंस जाती है और इकोनॉमिकली तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस जाती है। किस लिए, उसके ये यहां पर पॉइंट्स दिए हुए हैं और ये पॉइंट्स तुम्हें कसम से याद रख लेना है, क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। ये उतने इंपॉर्टेंट हैं जितना इंपॉर्टेंट तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए वो थी। अभी बोर्ड्स है तो अभी समझ रहे हो ना, अभी यही इंपॉर्टेंट है। आओ तो कैसे पॉइंट्स याद करना ये भी देख लेंगे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर विच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज सिर्फ मॉडर्नाइज करने में थोड़ी हेल्प करती है, समझते रहो, दिखाता हूं देखो। दे ऑल्सो रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंसी ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर इनकम प्रोवाइडिंग देम जॉब्स इन टर्सरी। देखो समझो, ये सब लाइन हटा दो, मेरी बात समझो। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। अब जो लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं और टर्सरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, अगर सेकेंडरी सेक्टर में काम मिलेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो तो हटेगी, क्योंकि लोगों को एक नई सेक्टर में जॉब मिल रही है। और जो हमारा पहला सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर, उसमें एग्रीकल्चर होता है। एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कैसे करोगे, जब तुम्हारा सेकेंडरी सेक्टर काम करेगा। कैसे, सेकेंडरी सेक्टर में देखो, ये हो गया तुम्हारा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। जो तुम्हारा सेकेंडरी सेक्टर है इसमें तुम्हारे बनेंगे मॉडर्न टूल्स, जैसे कि बड़े बड़े ट्रैक्टर्स, अच्छे अच्छे सीड्स, हर एक चीज जो मॉडर्न चीजें हैं वो बनेगी, जिससे एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज किया जाए। और एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज यानी कि सेक्टर 1 मॉडर्नाइज। और जब यहां 1 में और 3rd में जॉब भरती जा रही होगी तो सेक्टर 2 की अगर इंपॉर्टेंस है, वहां लोग जॉब करेंगे तो सेक्टर 2 इंप्लॉयमेंट दे पाएगा हमारे लोगों को। वही लिखा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइज, सिर्फ एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज नहीं करती है, बल्कि हैवी डिपेंडेंसी जो है ना एग्रीकल्चर इनकम पे, उसको कम करती है, जॉब दिलवाती है। कहां पर, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में। टर्सरी सेक्टर में भी जॉब तभी मिल पाएगी, देखो यहां पर जो 3rd सेक्टर है इसमें भी जॉब तभी मिल पाएगी जब सेकेंडरी सेक्टर स्ट्रांग होगा। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बनेगी तभी तो तुम सर्विस प्रोवाइड करने के लिए फाइनल प्रोडक्ट रेडी कर पाओगे। सेकेंड पॉइंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पुअर्टी फ्रॉम आवर कंट्री। वही पॉइंट है कि अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी, नौकरी ना लगना, इसको हटाना है। पुअर्टी यानी कि गरीबी को हटाना है, तो क्या चाहिए, इंडस्ट्रीज। सारे पॉइंट्स कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है अभी याद करवा दूंगा, अभी बस एक बार समझ लो। बिल्कुल 0 लेवल से हम समझ रहे हैं और हर एक चीज समझेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। दिस वॉज द मेन philosophy behind public sector industries and joint sector ventures in India. It was also aimed at bringing down regional disparities by establishing industry in tribal and backward areas. देखो इस पॉइंट का मतलब, अनएम्प्लॉयमेंट हटाता है, देखो क्या क्या पॉइंट है इसमें, अनएम्प्लॉयमेंट हटाता है, पुअर्टी हटाता है, और इस यही है मेन फिलॉसफी किसके पीछे, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री और जॉइंट सेक्टर वेंचर्स के पीछे, कि अनएम्प्लॉयमेंट हट जाएगी और क्या हट जाएगी, गरीबी हट जाएगी, क्योंकि लोगों को काम मिलेगा। गरीब लोग भी काम करते हैं इंडस्ट्री में, सिर्फ ऊपर के लोग थोड़ी काम करते हैं। इंडस्ट्री में छोटे छोटे मजदूरों को काम मिलता है, लेबर वर्क मिलता है, हर एक को काम मिलता है, हर एक लेवल पे एम्प्लॉयमेंट मिलती है। देन अगला पॉइंट कि जो डिस्पैरिटीज होती है कि तुम छोटे हो मैं बड़ा हूं, जो रीजनल डिस्पैरिटीज हैं, कौन सी, रीजनल डिस्पैरिटीज, जैसे अगर मान लो कोई भी लड़का है दिल्ली या मुंबई का, वो बड़ा स्टड बनेगा कि मैं तो बहुत स्टड हूं, अगर उससे तुम बोलोगे कि ये गांव का लड़का है, यूपी बिहार का लड़का है, गांव का लड़का है, ये गांव का लड़का है, ऐसे क्या मालूम होगा, ऐसे तो कुछ नहीं मालूम होगा। लेकिन अगर हम और ट्राइबल जगह की बात करें, यहां पे क्या लिखा है, ट्राइबल एरियाज, तो जो ट्राइबल एरियाज है तुम्हें भी लगता होगा कि ट्राइबल लोग पढ़े लिखे होते हैं, उन्हें तो कुछ नहीं मालूम होता होगा। लेकिन जब इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश होती हैं ट्राइबल और बैकवर्ड एरियाज में, ऐसे एरियाज में जहां पर अभी कुछ भी अच्छा नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, जहां इंडस्ट्रीज जब वहां जाती है तो वहां के लोगों को नौकरी मिलती है। वहां के लोग और ये दिल्ली मुंबई के लोग साथ में क्या करते हैं, साथ में काम करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, तो
रीजनल डिस्पैरिटीज होती है ना वो कम होती हैं। देन एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपैंड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग्स इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। क्या मतलब है? अगर मैन्युफैक्चर गुड्स बन रहे हैं, ठीक है, गुड्स यानी कि सामान बन रहे हैं, अब इनका जब एक्सपोर्ट होगा तो ये क्या करता है? एक्सपैंड, ट्रेड बढ़ाता है। एक्सपोर्ट यानी कि अपने देश से बाहर बेचना, तुमने कुछ बनाया तुमने कुछ और उसको अपने देश से बाहर बेच दिया, फिर जब वो बिक रहा है तो इससे क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज होता है, और फॉरेन एक्सचेंज जितना होता है हमें प्रॉफिट होता है। कैसे होता है? देखो, एक होता है इंपोर्ट यानी कि अपनी कंट्री में लेना, और एक होता है एक्सपोर्ट यानी कि बाहर। और जितना ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, जितना ज्यादा एक्सपोर्ट होगा उतना हमारा प्रॉफिट है, क्योंकि जितना हम सेल कर पा रहे हैं। अपने कंट्री में अगर कुछ ले रहे हैं तो पैसा दे कर लेना पड़ता है, लेकिन एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा फायदा है। और ये कैसे हो रहा है फायदा? किसकी वजह से हो रहा है? क्या पढ़ रहे हैं हम? इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। देखो क्या क्या पॉइंट थे। पहला पॉइंट यही था कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सिर्फ एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज नहीं कर रही है, बल्कि सेकेंडरी और टर्शरी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, जो कि एक सेकेंडरी इंडस्ट्री है, ठीक है, सेकेंडरी टर्शरी की इंडस्ट्री है, सेकेंडरी सेक्टर की इंडस्ट्री प्राइमरी सेक्टर के एग्रीकल्चर को सिर्फ नहीं मॉनिटराइज कर रही है, बल्कि प्राइमरी और टर्शरी दोनों में जॉब दे रही है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, क्योंकि तीनों सेक्टर कनेक्टेड है, यहां पे मैंने समझाया भी था, ये देखो। अब दूसरा पॉइंट कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अनएम्प्लॉयमेंट और पुअर्टी हटाती है, और एक और चीज करती है कि जो ट्राइबल एरियाज में डिस्पैरिटीज हैं, लोगों में एक हेट है या फिर लोग एक दूसरे को कंफर्टेबल नहीं दूसरे साथ, वो चीज दूर करती है, और एक्सपोर्ट बढ़ाती है, जिसकी वजह से कंट्री का हमारे फायदा होता है। देन अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, कि कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म दियर रॉ मटेरियल इनटू वाइड वैरायटी ऑफ फर्निश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू आर प्रॉस्पेरस। जो मैंने भी तुम्हें समझाया, जब कंट्रीज अपना रॉ मटेरियल को एक अच्छे गुड्स में बनाएगी, अच्छा गुड बनाएगी, बेचेगी, तो प्रॉस्पेरस होगी। यूएस आज इतना ज्यादा क्यों प्रॉस्पेरस है? जितनी भी टॉप की कंपनीज है, सोशल मीडिया कंपनीज या मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, मोबाइल सेगमेंट, आईटी सेगमेंट, वो सारी कंपनीज यूएस में थी, उन्होंने मैन्युफैक्चर किया गुड्स, आज पूरा का पूरा वर्ल्ड उनका यूज कर रहा है प्रोडक्ट। एप्पल का प्रोडक्ट हम सबके लिए बहुत ही लग्जरी चीज है, हम सब यूज कर रहे हैं, पूरा का पूरा ग्लोब, पूरा वर्ल्ड यूज कर रहा है। वही चीज है, जो भी कंट्री ट्रांसफॉर्म करेगी रॉ मटेरियल को एक अच्छे फर्निश प्रोडक्ट में, वो हमेशा प्रॉस्पेरस रहेगी। इंडियाज प्रॉस्पेरिटीज lies in increasing and diversifying its manufacturing industries as quickly as possible। ये तुम फिफ्थ पॉइंट की तरह ले सकते हो। क्या? फिफ्थ पॉइंट की तरह ले सकते हो। देखो कितने पॉइंट हमने देख लिए। ये हो गया एक, जो यहाँ पे एग्रीकल्चर और डिपेंडेंसी था दोनों तीनों सेक्टर का, वो। दूसरा पॉइंट अनएम्प्लॉयमेंट और पुअर्टी वाला और बैकवर्ड सेक्टर वाला। तीसरा पॉइंट एक्सपोर्ट। चौथा पॉइंट कंट्री जो ट्रांसफॉर्म करेगी प्रॉस्पेरस होगी, और फिफ्थ पॉइंट की इंडिया की प्रॉस्पेरिटी कैसे होगी। ये तुम्हारे पांचों पॉइंट बन जाएंगे। और इसके नीचे देखो क्या लिखा है कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। जो मैंने तुम्हें समझा दिया है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री अलग अलग नहीं है। क्या लिखा है? दे मूव हैंड इन हैंड, दोनों साथ में चलती है। ये साथ चल रही है तो ये भी ऐसे साथ, हैंड इन हैंड, यानी कि बराबरी से चलती है, आगे बढ़ती है, पीछे आती है। क्यों? क्योंकि जो एग्रो इंडस्ट्रीज इन इंडिया हैड गिवन अ मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी बढ़ती है कैसे? जब एग्रो इंडस्ट्रीज यानी कि ऐसी इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाती है, जब वो प्रोग्रेस करेगी तभी तो एग्रीकल्चर प्रोग्रेस होगा। सुनो मेरी बात, अगर तुम्हें एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, ठीक है, तुम्हें क्या बनना है? एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, तो तुम्हें चाहिए कॉपी, किताबें, इंटरनेट कनेक्शन। अब जो भी लोग इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कंपनीज अगर स्ट्रांग बनेंगी तभी तो तुम्हें इंटरनेट कनेक्शन मिल पाएगा। उसी तरह एग्रीकल्चर अगर अच्छा करना है तो एग्रीकल्चर के लिए जो चीजें चाहिए, जैसे कि फावड़ा चाहिए, बहुत बेसिक चीज, फावड़ा यानी कि एक्स, जितने भी टूल्स चाहिए जैसे कि फर्टिलाइजर और तुम्हारा पीवीसी के पाइप्स हो गए, और हर एक चीज, HYV सीड्स, जितनी भी मॉडर्न चीजें, जब ये कंपनीज बनाएंगी तभी तो इरिगेशन पंप, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक एंड पीवीसी पाइप्स, मशीन्स एंड टूल्स एटसेट्रा टू फार्मर, ये फार्मर को प्रोवाइड करते हैं। इससे फार्मर्स का प्रॉफिट होता है, एग्रीकल्चर का प्रॉफिट होता है। यही यहां पर समझाया गया है। इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन आवर इंडस्ट्री नीड्स टू बी मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव। सेल्फ सफिशिएंसी अलोन इज नॉट इनफ। क्या लिखा है कि सेल्फ सफिशिएंसी अलोन इज नॉट इनफ। क्यों? क्योंकि आर मैन्युफैक्चर गुड्स मस्ट बी एट पार इन क्वालिटी विद दोज इन इंटरनेशनल मार्केट, ओनली देन वी विल बी एबल टू कम्पीट इन इंटरनेशनल मार्केट। ये मत सोचो कि हम खुद बनाएं, खुद खाएं, ऐसा करेंगे तो प्रॉफिट नहीं होगा। एक कंट्री को सेल करना होता है, एक कंट्री भी इकोनॉमिकली एक बिजनेस कर रही होती है, उसे अपने प्रोडक्ट सेल करने हैं और कम चीजें खरीदनी है, खुद ज्यादा प्रोड्यूस करना है और सेल करना है, तभी इंटरनेशनल मार्केट में वो टिक पाती है। वही पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है।
देन अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है देख लो, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं इतना रटने वाला। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन, और डेफिनेशन में क्या है, डेफिनेशन में लिखी है बस इतनी सी बात ये कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट। वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाओ रॉ मटेरियल से, कैसे करके, प्रोडक्शन करके गुड्स का लार्ज क्वांटिटीज में। एक लाइन में याद कर लो यार, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट। फिर उसके नीचे एग्जांपल दे देना, शुगर फ्रॉम शुगर केन, आयरन एंड स्टील फ्रॉम आयरन ओर। बस ये दो एग्जांपल काफी है। अगर क्वेश्चन आएगा 3 मार्कर या फिर 1 मार्कर 2 मार्कर। फिर पीपल इंप्लॉयड इन सेकेंडरी, प्राइमरी और फिनिश्ड गुड्स, ये बारे में क्या लिखा है कि मैन्युफैक्चरिंग में जो लोग हैं उनका लाइफ कैसा होता है, क्या होता है, वो कहां कहां इंप्लॉयड होते हैं। उसके बाद इस पॉइंट पे क्वेश्चन आएगा यहां से कि द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन करो कि क्यों ये लाइन सही है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो तुम परेशान रहते हो, तो उसके बारे में 5 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और ये 5 पॉइंट लिख देना। फिर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री हैंड इन हैंड चलते हैं, इसको एक्सप्लेन करना होगा। तो लिख देना कि जब एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज बढ़ती हैं तो एग्रीकल्चर को बूस्ट मिलता है, क्योंकि वो डिपेंड होती हैं उस इंडस्ट्रीज पे कि वो उन्हें सामान प्रोवाइड करे, इरिगेशन पंप, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, ये सब चीजें। देन यह भी बात बिल्कुल सही है कि आज के दिन में हमें सेल्फ सफिशिएंसी अलोन इनफ नहीं होती है, हमें प्रोड्यूस करना होगा इंटरनेशनल मार्केट के लिए और हमें वहां पे compete करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। क्या कंट्रीब्यूशन है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी में, एक कंट्री की इकोनॉमी इतने डिपेंडेंट क्यों है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे, इंडस्ट्रीज पे। ओवर द लास्ट 2 डिकेड्स द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज स्टैग्नेटेड, यानी बढ़ गया है 17% ऑफ जीडीपी आउट ऑफ टोटल ऑफ 27% ऑफ द इंडस्ट्री विच इंक्लूड्स 10% ऑफ माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। लास्ट 2 डिकेड से, डिकेड यानी कि 10 साल का पीरियड, तो लास्ट 20 साल से क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो शेयर होता है जीडीपी का वो कितना बढ़ गया है, 17% ऑफ जीडीपी, जिसमें 27%, अब इस 17% का 27% क्या है, आउट ऑफ टोटल ऑफ 27% फॉर द इंडस्ट्री विच इंक्लूड्स 10% फॉर माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैसेस। क्या मतलब इसका, ध्यान से समझो। लास्ट 2 डिकेड्स में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 17% पे गया जीडीपी, आउट ऑफ टोटल ऑफ 27% फॉर द इंडस्ट्री। इसमें से टोटल 27 में से 10% क्या है जो इंक्लूड करता है माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस, यानी कि बेसिक जिससे इंडस्ट्रीज बढ़ती है। दिस इज मच लोअर इन कंपैरिजन टू सम ईस्ट एशियन इकोनॉमीज वेयर इट इज 25 to 35%। अब ये बहुत कम है इन कंपैरिजन टू ईस्ट एशियन इकोनॉमीज, कई ईस्ट एशियन इकोनॉमीज से बहुत कम है, जहां पर क्या है 25 to 35, तो यानी कि हमारी और ग्रोथ होना बाकी है। वही लिखा है, द ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग ओवर द लास्ट डिकेड हैज बीन अराउंड 7% पर एनम। हर साल 7% की ग्रोथ हमारी ऐसे ट्रेंड पे चल रहे हैं। अब डिजायर्ड ग्रोथ कितनी है, ऑफ द नेक्स्ट डिकेड इट इज 12%। हम चाहते हैं 12% तक हम और ग्रोथ करें नेक्स्ट डिकेड तक, यानी कि नेक्स्ट 10 साल तक। Since 2003, manufacturing is once again growing at the rate of 9 to 10% पर annum। इतनी अच्छी ग्रोथ है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की। तो ये सारे पॉइंट्स हम इंक्लूड कर सकते हैं अगर पूछता है कि क्या कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्री का नेशनल इकोनॉमी में, तो तुम्हारे 3 पॉइंट्स बन जाएंगे यहाँ से बड़े आराम से। फिर लिखा है, द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल हैज बीन सेटअप विद दिस ऑब्जेक्टिव। किस ऑब्जेक्टिव से, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स कर पाएँ, रिन्यूड एफर्ट्स बाय द इंडस्ट्री टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिक्स प्रोवाइडेड दैट मैन्युफैक्चरिंग अचीव्स टारगेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड। कि अगर हम अच्छी खासी इंप्रूवमेंट करते हैं, प्रोडक्टिविटी लाते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, तो इकोनॉमिस्ट जो हैं बड़े बड़े वो प्रेडिक्ट कर चुके हैं कि अगर अच्छे तरीके से काम करते रहे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और बूस्ट देखने को मिलेगा और अपना टारगेट अचीव हो जाएगा, जो हमारा क्या टारगेट है 12%। तो देखो यहां से 3 पॉइंट क्या क्या बनेगा। सबसे पहला ये कि ओवर द लास्ट 2 डिकेड्स, ये यहां पे लिख देना शेयर वाला कि कितना शेयर है, कितना परसेंट है जीडीपी का, क्या है 17% तक जीडीपी का शेयर गया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जिसमें से 27% इंडस्ट्री का है, जो इंक्लूड करता है 10% क्या, माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस, बहुत बेसिक चीज जो है इंडस्ट्री की। देन सेकंड कि दिस इज मच लोअर इन कंपैरिजन टू सम ईस्ट एशियन वेयर इज 25 to 35। थर्ड पॉइंट, द डिजायर्ड ग्रोथ इज दिस, डिजायर्ड ग्रोथ कितनी है 12%। नाउ इंडस्ट्रियल लोकेशन
कि इंडस्ट्रीज की लोकेशन कहाँ पे होनी चाहिए, कैसे सेटअप करना है, क्या करना है, ये सब चीज़ देखना है। इंडस्ट्रियल लोकेशन का एक एक पॉइंट समझेंगे हम, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल लोकेशन आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर एंड मार्केट एटसेट्रा। क्या क्या नाम लिया? अबे यार समझा रहा हूं ना यार, एक एक चीज आराम से बैठो, एनसीईआरटी मार्क करते रहो मेरे साथ। देखो, इंडस्ट्रियल लोकेशन यानी कि इंडस्ट्रीज कहां पर सेटअप करें, इसके पहले क्या क्या देखना पड़ता है। अगर तुम मोमोज की दुकान खोल रहे हो, तुमको क्या क्या देखना पड़ेगा, बताओ मुझे। कि तुम्हारे पास पैसा है मोमोज की दुकान खोलने का, मोमोज की दुकान पे काम कौन करेगा, कौन इंसान को बैठाओगे काम करने, कौन चटनी लगाएगा, कौन मेयोनीज डालेगा, और फिर क्या देखोगे कि रॉ मटेरियल कहां से लाओगे, मेयोनीज कहां से खरीदोगे, अगर मोमोज बनाना है उसमें जो पत्ता गोभी भर रहे हैं, पनीर भर रहे हैं, जो मैदा की कवरिंग है वो कहां से लाओगे, हर एक चीज देखोगे ना। उसी तरह इंडस्ट्री सेटअप करते वक्त क्या क्या देखना है, रॉ मटेरियल, लेबर, रॉ मटेरियल मैंने बता दिया, लेबर यानी कि कौन काम कर रहा है, कैपिटल यानी कि पैसा, पावर एंड मार्केट कि क्या मार्केट में वहां पे नीड है, मोमोज की नीड है, क्या लोग वहां के मोमोज खा भी रहे हैं, या कंपटीशन क्या है मार्केट में, अगल बगल 4 दुकानें, तुमने बीच में एक और मोमोज की दुकान खोल दी तो बहुत कम तुम्हारा प्रॉफिट मार्जिन रहेगा, क्योंकि ऑफकोर्स 4 जगह पे बाइफरगेट हो रही है ऑडियंस। अब इसके बारे में देखते हैं कि कैसे ये सब चीज पाया जाए। तो यही पहली लाइन है कि इट इज रेयरली पॉसिबल टू फाइंड ऑल दिस, सब कुछ फाइंड करना मुश्किल है। अगर तुमने ये सब सोच लिया जब ये सब चीज आ जाएगी तब मैं मोमोज की दुकान खोलूंगा, तो तुम कभी मोमोज की दुकान नहीं खोल पाओगे। लेकिन तुम्हें मोमोज की दुकान खोलनी है अगर, तो तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, ये सब चीज देखते हैं। कैसे इंडस्ट्री सेटअप करनी है, क्या क्या चीज हमें देखनी पड़ती है। आफ्टर एन इंडस्ट्रियल, देखो, कॉन्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी टेंड्स टू लोकेट एट द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्लेस वेयर ऑल द फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन कैन ईदर अवेलेबल और कैन बी अरेंज एट लो कॉस्ट। तो ये देखना है कि कुछ कुछ अवेलेबल और कुछ कुछ लो कॉस्ट पे अरेंज हो जाए। आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट, अर्बेनाइजेशन फॉलोज। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी चालू हो जाती है तो अर्बेनाइजेशन उसको फॉलो करता है। जहां पर यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो तुरंत उसके बाद क्या होता है, अर्बेनाइजेशन। आई से इंडस्ट्रियलाइजेशन, यू से अर्बेनाइजेशन। अर्बेनाइजेशन यानी कि रूरल से अर्बन एरिया बन जाना, यानी कि गांव से, कस्बों से वो एरिया थोड़ा सा शहर टाइप का बन जाना। मार्केट बन गई तो वो शहर बन जाता है, कैसे ये भी देखना है। समटाइम्स इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन और नियर द सिटीज, दस इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड। क्या होता है, इंडस्ट्रीज सिटीज के पास ही खुलती हैं या सिटीज में ही खुलती हैं, तो अब इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन साथ साथ चलता है। ये पॉइंट को भी तुम्हें प्रूव करने के लिए लिख सकते हो ये चीज। Cities provide market and also provide services of banking, insurance, transport, labor, consultants and finance advice to the industries. Cities में ही क्यों खुलती है इंडस्ट्रीज, क्यों वहीं पर अर्बनाइजेशन हो रहा है, क्योंकि वहां पर कुछ कुछ चीजें मिल जाती हैं, कुछ कुछ फैकल्टी मिल जाती है। क्या क्या फैसिलिटी है, बैंकिंग, वहां पर आराम से बैंकिंग हो जाती है, पैसा का लेन देन, पैसा का लोन लेना, लोन लेके सेटअप करना, ये सब चीज कहाँ हो पाएगी, शहर में इजिली। इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस यानी कि तुमने जो बताया मैंने लोन वाली चीज, इंश्योरेंस करना कंपनी का, हर एक चीज देखी जाती है। फिर ट्रांसपोर्ट कहां पे अवेलेबल होगा, गांव में लोग खुद साइकिल से चल रहे हैं, शहर में जाओगे तो तुम्हारे पास ट्रांसपोर्ट करने के लिए मैजिक वैन्स मिल जाएंगे, जिन्हें छोटा हाथी बोलते हैं हिंदी में, और क्या मिल जाएगा, और ट्रक्स मिल जाएगी, हर एक चीज मिल जाएगी, लेबर मिल जाएगा, कंसल्टेंट और फाइनेंशियल एडवाइस भी, हर एक चीज तुमको इंडस्ट्री में कहां मिल सकती है आसानी से, शहरों में। ये लिखा है, ये सब चीज tend to come together to make use of advantages offered by urban center known as agglomeration economies। ये सब कुछ मिलकर सामने आते हैं। देखो क्या लिखा है कि many industries, क्या लिखा है, many industries tend to come together to make use of advantages offered by urban areas known as agglomeration economies। कई सारी इंडस्ट्रीज साथ में आती है और सेटअप करती है और एडवांटेजेस उठाती है अर्बन सेंटर का, और उन अर्बन सेंटर को क्या बोलते हैं, एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। जब कई सारी कंपनीज एक ही, क्या होता है, जब कई सारी कंपनीज, ये 5-6 कंपनी हैं, ये एक ही अर्बन सेंटर पे आ गई और यहाँ इस अर्बन सेंटर का यूज करने लगे क्योंकि यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल था, तो उसको बोलते हैं एग्लोमरेशन इकोनॉमीज, वो कंपनीज को। जैसे कि तुम देख रहे हो कि कई सारी कंपनी एक ही जगह पे हैं, बैंगलोर में आईटी की कंपनीज हैं, नोएडा में नई नई कंपनीज खुल रही हैं, गुड़गांव में नई कंपनीज हैं, तो वहां पर उन्हें सूटेबल लोकेशन मिलती है और कई सारी कंपनीज इकट्ठे आ जाती है और उन्हीं कंपनीज को बोल देते हैं
एग्लोमरेशन इकोनॉमी। अब तुमने एग्लोमरेशन इकोनॉमी समझ लिया, ठीक है। इसके आगे लिखा है ग्रेजुअली अ लार्ज इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन टेक्स प्लेस। इसी तरह एक एरिया पूरा बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन का जगह बन जाता है। जैसे कि पहले इंडिपेंडेंस के पहले का टाइम का एग्जांपल यहाँ पे दिया, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये सब जगह बन गई थी। लेकिन आज का एग्जांपल क्या है जो मैंने तुम्हें दिया, नोएडा, गुड़गांव और बैंगलोर, ये जैसी जगह अब डेवलप हो रही है। फिर उसके नीचे इंडस्ट्रियल मार्केट की क्या लिंकेज होती है, कैसे इनपुट होता है, कैसे ट्रांसपोर्ट, फिर फैक्ट्री, आउटपुट, ट्रांसपोर्ट, मार्केट तक कैसे पहुंचता है, पैसा कैसे बनता है उससे, ये सब चीज नहीं पढ़नी है, ना एक्सप्लेन करने आएगा, ना इस पे क्वेश्चन आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। आइडियल लोकेशन, लेकिन इंडस्ट्रियल लोकेशन आएगा। अब इस पे आइडियल लोकेशन इंडस्ट्री को समझाने के लिए एक डायग्राम दिया गया है। देखो, अगर मान लो ये इंडस्ट्री है तो इसके लिए क्या क्या चाहिए, ये 4 चीज चाहिए। क्या क्या आइडियल लोकेशन के लिए, कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल्स एट साइट, क्या कॉस्ट है वो देखना है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट, उसको प्रोड्यूस करने का क्या है। देखो, तूने मोमोज की दुकान खरीदी, अब मैदा तुमने यहां पर मोमोज की दुकान खरीदी, तो यहां के आसपास मैदा कितने का मिल रहा है, रॉ मटेरियल कितने का मिल रहा है जैसे मोमोज बनाओगे, तो कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल एट द साइट ये कितना है। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट द साइट, फिर वहां पर तुम प्रोडक्शन करोगे। अब प्रोडक्शन तुम रोड पर तो बीच रोड में बनाने लग जाओगे कि आज मैदा भूजूंगा, मैजिक मसाला डालूंगा, बनाऊंगा मोमोज, नहीं ना। तुम्हें चाहिए वहां पर जगह, तो किराए पे एक जगह लोगे। वो जगह प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना आ रहा है वहां पर, डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री एट साइट, फिर डिसाइड करोगे कि फैक्ट्री को लोकेट करना है कि नहीं करना है। कब, जब ये 3 पॉइंट चेक हो जाएंगे, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये, क्या है, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन हो गया, उसके बाद उस प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे, कैसे करोगे उसका डिस्ट्रीब्यूशन। तुमने मोमोज तो बना लिया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने में कितना लग रहा है, कितनी तुम्हारे कंपटीशन है, कैसे तुम कस्टमर तक पहुंच पा रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर पा रहे हो लोगों में अपना बनाया हुआ प्रोडक्शन, ये सब जब तुम सॉर्ट आउट कर लोगे तब डिसाइड कर पाओगे कि फैक्ट्री चाहिए उस साइट पे या नहीं चाहिए। देन नीचे आ जाओ, हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इसके पहले हमने जो कुछ भी पढ़ा, इसके पहले मैंने तुम्हें रिवाइज करवा दिया था, ये सब यहाँ तक सारे पॉइंट्स ही कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है। देन नीचे इंडस्ट्री में बता दिया कि ये 3 पॉइंट आ सकते हैं, ये 1 2 3, ये 3 पॉइंट आ सकते हैं। देन इंडस्ट्रियल लोकेशन पे क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्या चाहिए, 1 2 3, ये 3 चीज चाहिए इंडस्ट्रीज के लिए, इंडस्ट्रियल लोकेशन होता है। और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ये, मैनी इंडस्ट्रीज, मार्क करते रहो मेरे साथ ये सब चीजें, मैनी इंडस्ट्रीज टेंड टू कम टुगेदर टू मेक यूज ऑफ एडवांटेज ऑफर्ड बाय अर्बन सेंटर नोन एज एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। सिंपल आ सकता है, व्हाट इज एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। देन क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज की क्लासिफिकेशन देखते हैं। देखो, लिस्ट द वेरियस मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स, ये यहाँ पे लिखा है क्या क्या तुम डेली यूज करते हो, ये सब देखो अपने आसपास, सबकी लिस्ट बनाओ और फिर क्लासीफाई करो कि क्या क्या अलग अलग चीजें हैं। जैसे कि तुम इलेक्ट्रिक बल्ब यूज करते हो, एक अलग इंडस्ट्री की चीज है, वेजिटेबल ऑयल अलग इंडस्ट्री की चीज है, मेडिसिन अलग इंडस्ट्री की चीज है, ऑटोमोबाइल अलग इंडस्ट्री की चीज है। तो कितने टाइप की इंडस्ट्रीज हैं, कैसे डिवीजन करना है, ये सब देखना है। और कई सारा पोर्शन डिलीटेड है, वो भी देख लेंगे कि क्या डिलीटेड है क्या नहीं देखना है, ध्यान से समझना। जैसे कि एग्रो बेस्ड में कॉटन, जूट और क्या डिलीटेड है, शुगर। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री पढ़ना है, लेकिन ये नहीं पढ़ना है, कॉटन, टेक्सटाइल और जूट और शुगर, उसके नीचे जितनी भी चीजें हैं। आ जाओ, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। सबसे पहले कैसे क्लासिफिकेशन होता है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड। क्या रॉ मटेरियल यूज हो रहा है इसके बेसिस पे, एग्रो बेस्ड कि तुम्हारा जो रॉ मटेरियल है वो क्या एग्रीकल्चर बेस्ड है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है। जैसे कि कॉटन जो एग्रीकल्चर से बनता है, वूलन जो एग्रीकल्चर, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, एडिबल ऑयल, ये सब चीजें क्या है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल है। मिनरल बेस्ड का क्या है, आयरन एंड स्टील बनना है तो वो मिनरल बेस्ड का है। क्यों, क्योंकि आयरन कहां से आएगा, मिनरल से आएगा, आयरन के ओर से आएगा, मैंने समझाया। सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, टूल्स, पेट्रोकेमिकल। उसी तरह एग्रीकल्चर बेस्ड कॉटन इंडस्ट्री रहेगी तो कॉटन कहां से आएगा, खेती करके आएगा, एग्रीकल्चर से आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग कौन कौन सी होगी हमारी, 2, एग्रीकल्चर और मिनरल बेस्ड। अकॉर्डिंग टू दी मेन रोल, मेन रोल के अकॉर्डिंग क्या है, बेसिक और की इंडस्ट्रीज। बेसिक और की इंडस्ट्रीज, बेसिक इंडस्ट्रीज कौन सी, जो सप्लाई करती हैं रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स, जैसे आयरन एंड कॉपर और एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। नहीं समझे, पता है, देखो ध्यान से। बेसिक इंडस्ट्री होगी एक, और एक कंज्यूमर इंडस्ट्रीज होगी। कंज्यूमर पहले समझ जाओ फिर समझ जाओगे। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज वो है जो गुड्स बनाती है डायरेक्ट यूज के लिए, कंज्यूमर के लिए डायरेक्ट यूज के लिए बनाती है, हम कंज्यूम करते हैं। जैसे कि टूथपेस्ट हो गया, च्युइंगम हो गया, सीविंग मशीन हो गई, बस नॉर्मल चीजें जो हम डायरेक्ट कंज्यूम करेंगे, उसको हम कहीं और नहीं भेजेंगे। लेकिन जो बेसिक इंडस्ट्रीज हैं
वो ऐसा मटेरियल बनाती है जो एक इंडस्ट्री खुद यूज कर सके, अगली इंडस्ट्री यूज कर सके। जैसे जो इंडस्ट्री आयरन और स्टील बना रही है, कॉपर बना रही है, वो दूसरी इंडस्ट्री यूज करेगी रॉ मटेरियल तरीके। आयरन स्टील को लेगी, उससे स्मेल्टिंग करेगी, उसको पिघलाएगी, अलग अलग चीजें बनाएगी। स्मेल्टिंग तुमने पढ़ रखा है ना चैप्टर 3 में, मेटल एंड नॉर्मल साइंस में। नहीं पढ़ा है तो ध्यान से पढ़ा करो। आओ, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पैसा के बेस पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री ऐसे होता है। अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विद रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द एसेट्स ऑफ अ यूनिट। ये क्या शार्क टैंक चल रहा है इधर? अरे देखो ध्यान से देखो। अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विद रेफरेंस टू द maximum investment allowed on the assets of a unit. This limit has changed over a period of time. At present, the maximum investment allowed is rupees 1 crore. Small scale industries को maximum investment कितना allowed है? rupees 1 crore. ये चेंज होता रहता है assets के बेस पे और अलग अलग तरीके पे चेंज होता है। अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेस पे क्या है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तुम्हें सिर्फ इतना सा लिख देना है कि क्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काउंट होगा जिसकी इन्वेस्टमेंट के बेस पे जो है 1 करोड़ रुपीस तक। आगे है ओनरशिप पर। ओनरशिप पर देखो ध्यान से सुनो। ओनरशिप पे काफ़ी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तुम्हें अब कैसे क्वेश्चन आएगा, मैं तुम्हें क्यों समझा रहा हूँ, क्यों इतना मन लगा के एक लाइन अंडरलाइन करके बता रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, एक्सप्लेन द इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। क्या? बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। तो क्या रहेगी? एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड। फिर अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, बेसिक और की, कंज्यूमर। ये तो पूछेगा ही नहीं। देन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो पब्लिक, प्राइवेट, जॉइंट और जॉइंट इंडस्ट्रीज पूरा पढ़ो। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। देन अगला पॉइंट ये कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। क्या? कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। देखो आओ समझते हैं चारों चीजों को। अब मैंने ये बोल दिया कि ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही है, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अगर पूछ लेता है व्हाट आर द इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैसे डिफाइन होती है, रेफरेंस में क्या लिया जाता है, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द एसेट्स ऑफ यूनिट, ये पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है। और अभी कितना अलाउड है, अगर एमसीक्यू में पूछता है एट प्रेजेंट क्या है मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड, तो रुपीस 1 करोड़, रुपीस 1 करोड़ इज अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, पब्लिक सेक्टर, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। ऐसी इंडस्ट्रीज जो गवर्नमेंट एजेंसीज चला रही हो, जैसे कि भेल और SAIL, BHEL, भेल। इसका फुल फॉर्म क्या है मुझे बताओ नीचे कमेंट्स में। फुल फॉर्म जानना है मुझे, BHEL का और SAIL दोनों का। ये दोनों कंपनीज क्या है? गवर्नमेंट एजेंसीज हैं। फिर प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जो प्राइवेट लोग ओन करते हैं, जैसे कि अंबानी, अदानी, ये सब लोग। टिस्को, बजाज ऑटो, डाबर इंडस्ट्रीज। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज जो जॉइंटली चलती हैं, कौन कौन मिलकर चलाते हैं कॉर्पोरेशन में? बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स, यानी कि इंडिविजुअल्स और वहाँ का स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड इज जॉइंटली ओन्ड बाय पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। फिर कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कर और बोथ। कोऑपरेटिव यानी कि कोऑपरेट करके कर रहे हैं आपस में ही। कौन कौन कोऑपरेट कर रहा है? प्रोड्यूसर, रॉ मटेरियल का सप्लायर और वर्कर, सब लोग मिलके, या तो किसी में से कोई एक भी कर सकता है कंट्रोल, या तो सब मिलके भी। एग्जाम्पल क्या रहेगा? पहले समझ लो, दे पूल इन द रिसोर्सेज एंड शेयर द प्रॉफिट लॉस प्रोपोर्शनली। एक साथ रिसोर्सेज डालते हैं, एक साथ पैसा डालते हैं और प्रॉफिट लॉस बराबर में बांट लेते हैं। जितना जो डालता है उतना रेशियो में निकालता है, या उतना लॉस उसको झेलना पड़ता है। जैसे कि शुगर इंडस्ट्री महाराष्ट्र की और कोयर इंडस्ट्री है केरला की। बेस्ड ऑन bulk and weight of raw material, based on bulk and weight of raw material finished goods। उसका वेट कितना है रॉ मटेरियल का, यानी कि रॉ मटेरियल का वेट या फिर फिनिश्ड गुड का वेट कितना है, इसके बेस पे। एग्जाम्पल हैवी इंडस्ट्री हो गई और लाइट इंडस्ट्री। अब हैवी इंडस्ट्री में क्या होगा? मोटा सामान बन रहा होगा? नहीं। हैवी इंडस्ट्री जैसे कि भारी भरकम, वैल्यू में भारी भरकम, वेट में भारी भरकम, वैल्यू नहीं वेट में भारी भरकम। लोहा कोई महंगी चीज नहीं है, बट वेट में हम बात यहां पे कर रहे हैं, वेट ऑफ रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स। तो आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री आ गई हैवी में। लाइट में लाइट रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस लाइट गुड्स सच एज इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, एक छोटा सा बल्ब, ट्रांजिस्टर, ये छोटी चीज है। देन एक एक्टिविटी यहां पे दी गई है जो हम सब इग्नोर करते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज पे आते हैं। यहां पर काफी कुछ कटा हुआ है। अभी तक हमने जो पढ़ा, यहां से जो मैंने बताया टिक कर करके टाइप पूछ सकता है, तो 2 टाइप यहां पर मिल जाएगी।
2 टाइप यहां पर मिल जाएगी, देन 4 टाइप यहां पर, 1 2 3, ये 4th यहां पर मिल जाएगी। देन अगर पूछता है कि वेट के बेसिस पे क्या रहेगा, तो हैवी और लाइट। एग्जाम्पल सब में मेंशन करना, इसमें आयरन एंड स्टील और इसमें तुम्हारा इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। अब एग्रो बिजनेस में कॉटन और जूट कटा हुआ है और शुगर इंडस्ट्री कटी हुई है, तो पढ़ना क्या है, सिल्क, वुलन, एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज, ये सारी इंडस्ट्रीज जो जो दी होगी सब पढ़ना है। और इंडस्ट्रीज में ही मुख्य समस्या होती है, मेन समस्या होती है रटने वाली, लेकिन मैं तुम्हें नहीं रटने दूंगा, एक एक चीज समझा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा और बता दूंगा क्या इंपॉर्टेंस है, किसका इंपॉर्टेंस नहीं है, क्या पढ़ना है, क्या इग्नोर कर देना है। ये भी देखो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुझे पहले ये बता दो, कमेंट्स बताओ वीडियो पॉज करके। मैं रुका हूं, खुद पॉज हूं, प्ले हो गया भाई, मैं खुद से प्ले हो गया, सुनो समझो मुझसे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है? द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्युपाइज यूनिक पोजीशन इन इंडिया इकोनॉमी बिकॉज इट कंट्रीब्यूट्स significantly to industrial production, employment generation, directly the largest second after agriculture and foreign exchange. That is, नीचे लिखा है, it is the only industry in the country which is self-reliant and complete the value chain from raw material to highest value added material. और इस contributes क्या है, 4% GDP की तरफ contribution है। तो ये कुछ points हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कपड़े बनाती है, कपड़े जो हम पहनते हैं, ये कपड़े जैसे देखो, इसके बारे में जो जो पॉइंट है तुम्हें वो लिखना है कि इट कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 14%, ठीक है पहला पॉइंट, एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 35 मिलियन % डायरेक्टली, सेकंड एग्रीकल्चर। सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, 14% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पूरे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, ये 100% पूरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो गया, इसका 14% क्या है, सिर्फ टेक्सटाइल्स है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। तो कितना बड़ा पोर्शन अकेले संभाल रही है, इतनी ढेर सारी इंडस्ट्रीज में अकेले 14% टेक्सटाइल का है। दूसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है बहुत ज़्यादा, और फॉरेन एक्सचेंज है, ठीक है फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज़्यादा, अबाउट 24.6%। थर्ड, इट कंट्रीब्यूट्स 4% टूवर्ड्स GDP। फोर्थ, यहाँ पर थर्ड पॉइंट तुम बना लो फॉरेन एक्सचेंज को, फोर्थ पॉइंट ये बन गया। देन फिफ्थ पॉइंट खुद से बनाना है तुम्हें, फिफ्थ पॉइंट कि इट इज द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट। सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट क्योंकि रॉ मटेरियल से लेकर प्रोडक्ट तक सब कुछ बन जाता है और काफी अच्छा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनता है। क्योंकि कपड़े हम सब पहनते हैं, हम खुद सेल्फ रिलायंट हैं, खुद से खेती होती है, कॉटन बनता है, वहां से आता है टेक्सटाइल, टेक्सटाइल क्या, कपड़ा वहां से बनता है। हर एक चीज खुद की होती है हमारी, यहाँ पर किसी और की हेल्प लेने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। 5 पॉइंट हो गए कौन से, पहला कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जाता है, दूसरा एम्प्लॉयमेंट, तीसरा फॉरेन एक्सचेंज, चौथा GDP, पांचवा सेल्फ रिलायंट। अब वैल्यू एडिशन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे होता है वैल्यू एडिशन, फाइबर प्रोडक्शन हुआ, यानी कि खेती करके मान लो कॉटन उग गया पेड़, उससे क्या बन गया, रॉ फाइबर। फिर इसकी स्पिनिंग हुई, यानी कि उसको स्पिनिंग करनी होती है, प्रोसेस हमने पढ़ा था ना क्लास 6-7 में, उसको समझ लो कॉटन बॉल्स बनाना होता है, वो हो गई स्पिनिंग इसकी, ठीक है धागों में चेंज करना। तो ये धागे बन गए यहाँ से यार्न, धागे क्या बोलते हैं, यार्न। और यार ये नहीं, यार्न, YARN, वीविंग नीटिंग। अब यार्न की वीविंग नीटिंग हो गई, यानी कि उसको सिला बुना गया, तो बन गया क्या, फैब्रिक। फैब्रिक यानी कि क्लॉथ, एक कपड़े का टुकड़ा, छोटा सा पीस। अब इसका डाइंग एंड फिनिशिंग हो गया और गारमेंट मैन्युफैक्चर हो गया। डाइंग एंड फिनिशिंग हुआ, ये बन गया गारमेंट, ठीक है। और डाइंग एंड फिनिशिंग के बाद गारमेंट मैन्युफैक्चर हुआ, फिर गारमेंट जो मैन्युफैक्चर हो गया कपड़ा, वही कपड़े से वापस, ये एरो दिख रहा है, उसी कपड़े से वापस गारमेंट बन सकता है। घूम गए, सुनो दोबारा। तुमने देखा फाइबर प्रोडक्शन से रॉ फाइबर, फिर स्पिनिंग से यार्न यानी कि धागा बन गया, फिर वीविंग नीटिंग से फैब्रिक बन गया, फिर उसके बाद डाइंग फिनिशिंग कर दी तो वो गारमेंट बन गया। और ये ऐसे एरो एक्सचेंज में लगा हुआ है कि डाइंग फिनिशिंग के बाद क्या बन रहा है, गारमेंट मैन्युफैक्चर, और गारमेंट मैन्युफैक्चर कैसे बन रहा है, डाइंग और फिनिशिंग से, और ये क्या बन रहा है, फाइनल गारमेंट। और यहां पर समझा गया वैल्यू एडिशन क्या है, कैसे सब कुछ सेल्फ रिलायंट है, सब कुछ खुद से बन जाता है, यहाँ इनिशियल रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक। और ये जो 2 एरो बने हैं ये बस इतना सा दिखा रहा है कि गारमेंट फाइनल बन जाता है किसके बाद, डाइंग और फिनिशिंग के बाद। ये फाइनल प्रोडक्ट है, गारमेंट मैन्युफैक्चर इसी को कहते हैं। कॉटन टेक्सटाइल कटा हुआ है, यानी कि क्या क्या कटा हुआ है तुम्हारे दिल के अलावा, ये कटा है, ये सब ये कटा है, ठीक है, इधर ये सारा चीज कटा हुआ है।
अब यहाँ पर ये जितना भी है ना, मिल सेक्टर, लूमेज, हैंडलूम, ये सब उसी में आ जाता है, इसलिए ये सब कुछ कटा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का ये मैप नहीं कटा है। ये मैप में कॉटन तो कटा है, ठीक है, लेकिन मैप पे एक बार देख लो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की क्या क्या है, वूलन और सिल्क कहाँ कहाँ पे अगर आ जाता है व्हाट इज़ द मोस्ट प्लेस जहाँ पे वूलन होता है, यहाँ पे सिल्क होता है, तो वूलन के लिए कानपुर मार्क कर देना और सिल्क के लिए वाराणसी, जो भी हो यूपी के आसपास कहीं भी मार्क कर देना। डिस्ट्रीब्यूशन है इंडस्ट्रीज़ का। इंडिया, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये सब भी तुम्हारी कटी हुई हैं। तो सोच रहे तुम्हारा कितना कितना बड़ा पोर्शन तुम्हारा कट हो चुका है। बहुत 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 बड़ा पोर्शन, ये जितनी भी चीज़ें हैं यार, ये हर एक चीज़ कटी हुई है, क्योंकि ये एक एक चीज़ आ जाता है अपना कॉटन टेक्सटाइल में। शुरू से लेकर एंड तक कॉटन टेक्सटाइल्स पूरा का पूरा कटा हुआ है। देन जूट, ये देखो जूट टेक्सटाइल्स भी कटा हुआ है। देन उसके बाद शुगर इंडस्ट्री भी कटा हुआ है, शुगर इंडस्ट्री भी कटा हुआ है, ठीक है। फिर उसके नीचे यहाँ से शुरू होता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। कौन सा इंडस्ट्रीज? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर बेस्ड हमने देखा जिसका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आ रहा था, जैसे कि कॉटन वाटन। अब यहाँ पर देखना है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में क्या क्या देखना है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कटा हुआ है, उसके नीचे आ जाओ। आयरन एंड स्टील के नीचे ये देखो, ये मैप भी फिर नहीं आएगा क्योंकि आयरन स्टील इंडस्ट्री कटा है। उसके नीचे उसके नीचे उसके नीचे क्या मिलेगा? उसके नीचे एल्यूमिनियम इंडस्ट्री देखनी है, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, और उसके नीचे की चीज़ें देखनी है हमें, केमिकल इंडस्ट्रीज देखनी है। सीमेंट इंडस्ट्री फिर से कटी हुई रहेगी, ठीक है। आओ, क्या क्या पोर्शन डिलीटेड है हमने समझ लिया है, आगे बढ़ते हैं। कमेंट्स में बता दो कि तुम्हारी क्या क्या समस्या है, क्या क्या अभी तक जो भी तुमने पढ़ा तुम्हें समझ में आ रहा है। मार्क कर लिया मेरे साथ। सीमेंट इंडस्ट्री तक कटा है, उसके नीचे एक बार कुछ देख लो। उसके नीचे ऑटोमोबाइल है, आईटी सेक्टर है, उसके नीचे पॉल्यूशन, कंजर्वेशन एनवायरनमेंट, ये सब चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं कटा है, ये सब आ रहा है। फिर नीचे एक्सरसाइज, और एक तुम्हारे लिए है सरप्राइज। क्या है वो सरप्राइज? कि अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे तुम्हें मिल रहा है 20% ऑन ऑल सीबीएसई सब्सक्रिप्शन, जो कि वैलिड है सिर्फ 28 जनवरी तक। कहाँ तक? सिर्फ 28 जनवरी तक। तुम्हें करना क्या है? जाकर बस यूज़ करना है सब्सक्राइब करके कोड क्या है? पढ़ ले गैंग, PADHLEGANG, दैट्स इट। और तुम्हें जो जो प्राइस इतना इतना था ना, वो प्राइस तुम्हें इतना पड़ जाएगा। यहाँ भी करंट प्राइस इतना है, इतना पड़ जाएगा। ये सब कुछ में तुम्हें इतनी सारी चीज़ें मिल रही होगी। ऑनलाइन अनलिमिटेड लाइव बैच, लाइव टेस्ट, पर्सनल मेंटोर, असाइनमेंट कॉर्नर, और दो है, एक प्लस एक आइकॉनिक। कोई भी सब्सक्रिप्शन पे तुम्हें बहुत तगड़ा वाला डिस्काउंट चाहिए ना, तो तुम्हें पढ़ ले गैंग नाम का कोड यूज़ करना होगा। जाके अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर लो, और सिर्फ आज और कल 28 जैन तक ये ऑफर वैलिड है, उसके बाद नहीं रहेगा। आ जाओ वापस आते हैं बैक टू टॉपिक। हमें पढ़ना था मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर बेस्ड यानी कि एग्रो बेस्ड हमने पढ़ लिया है। आ जाओ वापस मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज पे, जो हमें स्टार्ट करना है। अब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज का नाम ऐसा क्यों है? यहाँ पे क्या लिखा है? इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल्स एंड मेटल्स। जो मिनरल्स और मेटल्स का यूज करते हैं रॉ मटेरियल की तरह, उन्हें बोलते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? तुम्हें तो दिमाग में आ रहा होगा आयरन एंड स्टील, और कोई इंडस्ट्री नहीं है। अरे एल्यूमिनियम, कॉपर, इतनी सारी चीजें यूज करते हो तुम, वो सब कुछ इसमें आ जाती है। देखो, सबसे पहले आयरन और स्टील जो है वो कट गया है, वो हमें पढ़ना नहीं है। ये पूरा स्टील ही है तो ये पढ़ना नहीं है, ठीक है, इसको कट कर दो। ये मैप भी कट कर गया। नीचे आ जाओ, नीचे तुम्हें देखने मिलेगा भेल और सेल की फुल फॉर्म पूछी थी ना तुमसे। सेल की चलो यहाँ पर मिल जाती तुम्हें देखने, लेकिन BHEL की मुझे चाहिए यार। भारत से स्टार्ट है, हिंट दे रहा हूँ, BHEL बताओ मुझे कमेंट्स में। देखो ये सब कुछ हटा दो, ये सब स्टील प्रोडक्शन है, आयरन प्रोडक्शन है। डायरेक्ट आ जाओ एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग पे। कहाँ पे? एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। चलो, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया. इट इज लाइट, रेजिस्टेंट टू कोरोजन, अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, malleable, बिकम स्ट्रॉन्ग when it is with अदर मेटल्स. ये सब यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए, जो पॉइंट्स में बना के लिखने होंगे, जो पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट हैं कि एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में. फर्स्ट कौन सी होगी? कमेंट करो, जो कट गया है वही है, ठीक है.
सबसे फिर सेकंड पे आ जाता है अपना एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। अब ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक ऐसा मेटल है जो क्या क्या है, सबसे पहले लाइट वेट है, कोरोजन से रेजिस्टेंट है, सड़ता नहीं है, कोरोजन नहीं होती इसमें, गुड कंडक्टर है ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी नहीं यहां पे लिखा हुआ है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, फिर मेलिएबल है, क्या मेलिएबल का मतलब क्या होता है? पता है क्या होता है? साइंस में जो पढ़ा था चैप्टर 3 में, किसी भी मेटल को थिन शीट्स में कन्वर्ट कर देना मेलिएबिलिटी कहलाता है, और एल्यूमिनियम आराम से थिन शीट्स में कन्वर्ट होता है। तुम्हें यह बात बहुत क्लियरली पता है। तो ये मेलिएबल है एंड बिकम्स स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज यूज्ड विद अदर मेटल, यानी कि जब मिला के इसका क्या बनता है, एलॉय, एल्यूमिनियम की कई एलॉय बनते हैं ना, तो वो स्ट्रॉन्ग बना देता है फाइनल प्रोडक्ट को, एलॉय को, ठीक है। इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट यूटेंसिल, वायर्स में, एयरक्राफ्ट में, यूटेंसिल यानी कि बर्तन में। इट हैज गेन्ड पॉपुलैरिटी एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ स्टील, कॉपर, जिंक एंड लेड इन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। कई इंडस्ट्रीज में स्टील वगैरह की जगह अब इसको यूज किया जा रहा है। तो पहले पॉइंट्स यहाँ पे कौन कौन से बन गए? पहला कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूसरा इसकी क्वालिटी जितनी सब भर के लिख देना, और तीसरा इसका यूज कहां कहां पे है, ठीक है, ये सारी चीजें। अब एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स इन द कंट्री आर लोकेटेड इन ओडिशा, वेस्ट बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। इन 2008-9 इंडिया प्रोड्यूस्ड ओवर 15.29 लाख मिलियन टन्स ऑफ एल्यूमिनियम। 2008-9 में इतना सारा एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन हुआ था। बॉक्साइट, ये क्या है? बॉक्साइट द रॉ मटेरियल यूज्ड इन स्मेल्टर्स जहां स्मेल्टिंग होती है, इज वेरी बल्की डार्क रेडिश कलर्ड रॉक। बॉक्साइट क्या है? एल्यूमिनियम का ही रॉ मटेरियल है, ओर है, जहां से एल्यूमिनियम निकलता है। हर मिनरल के ओर से वो मिनरल या फिर वो मेटल निकलता है। एल्यूमिनियम कहां से निकलेगा? बॉक्साइट से। बॉक्साइट क्या है? रॉ मटेरियल है, यूज्ड इन स्मेल्टर, इज वेरी बल्की, बहुत बड़ा है, बहुत बल्की है, बहुत भारी है, डार्क रेडिश कलर का है, और रॉक है, पत्थर है। अब कैसे उससे बनता है, ये इस पूरे के पूरे फ्लो चार्ट में समझाया गया है। आओ देखते हैं। 4 to 6 टन ऑफ बॉक्साइट, इतनी भारी मात्रा में, कितना? 4 to 6 टन, ठीक है। फिर उससे 2 टन ऑफ एल्यूमिनियम बनता है, फिर उससे फाइनल 1 टन ऑफ एल्यूमिनियम। देखो, ये रहा बॉक्साइट रॉ मटेरियल, ये रहा एल्यूमिना, ये रहा फिर उसके बाद एल्यूमिनियम। फिर कैसे क्या बनता है, एक चीज समझते हैं। रॉ मटेरियल क्या है? बॉक्साइट वेरी ट्रांसपोर्ट किया जाता है शिप से, एल्यूमिनिया, ये बॉक्साइट क्रश्ड एंड एल्यूमिना डिजॉल्व आउट, ठीक है। बॉक्साइट को क्रश करके एल्यूमिना जो निकालना होता है हमें, वो हम डिजॉल्व आउट कर लेते हैं एल्यूमिना रिफाइनरी से। फिर बल्क ओर जो होता है, जो बल्क ओर है एल्यूमिना, वो क्या होता है? शिप कर दिया जाता है। कैल्सिनेटेड पेट्रोलियम कोक फ्रॉम अ रिफाइनरी, पिच फ्रॉम अ क्वारी। ये पूरा प्रोसेस है जो तुम्हें नहीं याद करना है, इतना प्रोसेस नहीं लिखने को आएगा हमें। देन ये क्या है? क्रायोलाइट, अ मोल्टेन मेटल एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है एल्यूमिनियम स्मेल्टर के अंदर, और स्मेल्टर के अंदर जाता है इलेक्ट्रिसिटी, और ये सारा माल जो है एल्यूमिना। देन आगे बढ़ते हैं, जो है अगला केमिकल इंडस्ट्रीज। जो जो आएगा इंपॉर्टेंट सिर्फ उसे मैं ध्यान से समझा रहा हूं यार, बाकी चीजें इग्नोर कर देनी है। ये वन शॉट है, यहां पर हमें बिल्कुल टाइम अपना बचाकर चलना है, टाइम वेस्ट हमें नहीं करना है। केमिकल इंडस्ट्रीज, द केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग। इट कंट्रीब्यूट्स अप्रोक्सीमेटली 3% ऑफ द जीडीपी। जीडीपी में कितना? 3% देता है अपना पोर्शन, अपना कंट्रीब्यूशन। इट इज थर्ड लार्जेस्ट इन एशिया एंड ऑक्यूपाइज द 12th प्लेस इन वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स साइज। क्या मतलब? केमिकल इंडस्ट्रीज जो हैं ये फास्ट ग्रोइंग है, डाइवर्सिफाइंग है, और कंट्रीब्यूट करता है अप्रोक्सीमेटली 3% ऑफ जीडीपी। 3% जीडीपी को देता है। देखो, पहला पॉइंट फास्टेस्ट ग्रोइंग, डाइवर्सिफाइंग, दूसरा 3%, और तीसरा कि इट इज थर्ड लार्जेस्ट इन एशिया एंड ऑक्यूपाई 12th पोजीशन इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स साइज। 3 पॉइंट मिल गए। अब आगे, इट कंप्राइजेस बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। Rapid growth has been recorded in both inorganic and organic sector. इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ये क्या है? देखो, इनऑर्गेनिक, देखो रैपिड ग्रोथ मिली है, अब इनऑर्गेनिक में भी और ऑर्गेनिक सेक्टर में, यानी कि इसके दो हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। केमिस्ट्री नहीं, केमिकल इंडस्ट्रीज। इनऑर्गेनिक वो केमिकल इंक्लूडेड जहां इनऑर्गेनिक केमिकल इंक्लूड सल्फ्यूरिक एसिड यूज्ड टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, एडेसिव पेंट्स, डाई स्टफ्स, नाइट्रिक एसिड, ये सारी चीजें। और वही जो ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री है
ये इंक्लूड करती है अपना पेट्रोकेमिकल्स विच आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक डाई, स्टफ्स। तो क्या डिफरेंस दिख रहा है तुम्हें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में? इनऑर्गेनिक केमिकल में इंक्लूड करती है इनऑर्गेनिक चीजें जो ऑर्गेनिक ना ही हैं, और ऑर्गेनिक चीजें यानी कि इंक्लूड करती है पेट्रोकेमिकल्स विच आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर। और यहाँ पे क्या क्या चीजें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिफरेंस, ये तुम्हें आ सकता है इंपॉर्टेंट, पढ़ लो। देखो पहला पॉइंट, इनऑर्गेनिक इंक्लूड सल्फ्यूरिक एसिड यूज टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर। क्या? इनऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? एक इनऑर्गेनिक केमिकल है, तो इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज के सेक्टर में। और ये इंडस्ट्रीज वाइडली स्प्रेड होती है पूरे कंट्री में, क्योंकि ये काफी चीजें बनाने में हेल्प करती है। यहाँ पे क्या क्या यूज होता है? नाइट्रिक एसिड यूज होता है, अल्कली सोडा है, और बनता क्या है? ग्लास बनता है, सोप बनता है, डिटर्जेंट बनता है, पेपर, कॉस्टिक सोडा, ये सब चीजें बनती है। और ऑर्गेनिक केमिकल्स होती हैं जैसे पेट्रोकेमिकल्स, ये किस लिए यूज होता है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर बनता है जैसे कि सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक्स, डाई स्टफ्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, यानी कि दवाइयां वगैरह। अब ये जो केमिकल प्लांट्स होते हैं ना, क्या लिखा है? ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स आर लोकेटेड नियर ऑयल रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स। जो ये वाला सेक्टर की इंडस्ट्रीज हैं, ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज, ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स, ये कहां पे सिचुएटेड होते हैं? ऑयल रिफाइनरीज के पास, क्योंकि इनको भारी मात्रा में चाहिए होते हैं ऑयल रिफाइनरीज से पेट्रोकेमिकल्स, या फिर पेट्रोकेमिकल प्लांट्स के पास। देन द केमिकल इंडस्ट्री इज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर। केमिकल इंडस्ट्री खुद की लार्जेस्ट कंज्यूमर है। यहां से एमसीक्यू बनेगा कि विच इंडस्ट्री इज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर, तो वो रहेगी केमिकल इंडस्ट्रीज, क्योंकि बेसिक केमिकल जो होते हैं वो प्रोसेसिंग में जाते हैं कि फर्दर आगे जाकर अलग अलग केमिकल्स बन पाए, ठीक है, फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर और डायरेक्टली फॉर कंज्यूमर मार्केट्स। अब फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में पढ़ने से पहले एक बार फिर से देख लो जो हमने पढ़ा, क्योंकि हो सकता है तुम्हें कंफ्यूजन हो। क्या हमने पढ़ा है इसमें डायरेक्ट हमने पढ़ा है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग से। इसका क्या क्या पॉइंट है? सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेटलर्जिकल इंडस्ट्री, और दूसरा मैलिएबल है, स्ट्रांग है, और अदर जब मेटल के साथ मिलाते हैं इसका एलॉय बनाते हैं तो काफी स्ट्रांग प्रोडक्ट निकल के आता है। और तीसरा पॉइंट, यूटेंसिल बन जाता है, वायर बन जाता है, और काफी चीजें, एयरक्राफ्ट, ये सब चीजें बन जाती है। देन उसके बाद बॉक्साइट के बारे में बताया गया है कि बॉक्साइट जो रॉ मटेरियल है वो कैसा है। ये यहाँ पर लाइट वेट है और अच्छी चीज है, इतना कुछ समझाया जा रहा है। यहाँ पर बॉक्साइट जो है रॉ मटेरियल कितनी बेकार है, देखो ये लाइट नहीं है, ये हैवी है, बल्कि है, डार्क रेडिश ब्राउन कलर का है, रॉक है, पूरा पत्थर है। कैसे बनता है इसका ये पूरा फ्लो चार्ट है, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इतना डिटेल में नहीं आएगा। आगे बढ़ो, देखो केमिकल इंडस्ट्रीज, इसके पॉइंट तुम्हारे 3 पॉइंट कौन कौन से हैं? ये फास्टेस्ट ग्रोइंग है, डाइवर्सिफाइंग है, 3% जीडीपी में देता है, 12th लार्जेस्ट इन एशिया, और थर्ड लार्जेस्ट इन एशिया, और 12th प्लेस इन वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स साइज। इनऑर्गेनिक भी रहता है और ऑर्गेनिक भी। इनऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं जैसे कि सारे एसिड वगैरह जो हो गए, सल्फ्यूरिक एसिड जो इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एल्कली, सोडा है, मिलता क्या है इससे, बनता क्या है, जो पूरे वर्ल्ड में लोग यूज कर रहे हैं, पूरे इंडिया में, नेशन वाइड, जैसे ग्लास, सोप, डिटर्जेंट, कॉस्टिक सोडा। वहीं ऑर्गेनिक जो होता है वो ऑर्गेनिक चीजों से बनता है, सिंथेटिक चीजें बनता है जैसे कि रबर, प्लास्टिक, डाई, ये सब चीजें बनती है। और ये लिमिटेड होती है लोकेशन, कहां कहां पे, जहां पे ऑयल रिफाइनरीज हो या फिर पेट्रोकेमिकल प्लांट्स हो। अब द केमिकल इंडस्ट्री इज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर, क्योंकि जो बेसिक केमिकल होते हैं, केमिकल इंडस्ट्री ने केमिकल बनाया एक, अब वो केमिकल उसी दूसरे केमिकल इंडस्ट्री के प्लांट में जाकर यूज होगा कुछ और बनने के लिए। तो केमिकल इंडस्ट्री खुद की लार्जेस्ट क्या होती है, कंज्यूमर होती है। अब बढ़ जाओ फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज पे। किस पे? फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज पे। द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, मेनली यूरिया। क्या प्रोडक्शन करती है? मेनली यूरिया का, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन में सेंटर्ड रहती है। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का क्या मतलब है? ऐसे फर्टिलाइजर्स जिनमें नाइट्रोजन हो भारी मात्रा में, जैसे यूरिया, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर एंड अमोनियम डाइफॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट यानी कि डीएपी, और केमिकल फर्टिलाइजर विच हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटैश। द थर्ड दैट इज पोटैश। ये पोटैश क्या है? देखो, द थर्ड पोटैश इज entirely imported as the country does not have any reserves of commercially usable potash or potassium compounds in any form। हमारे यहां पर
क्या होता है, ऐसा ही होता है। कैसा होता है हमारे यहाँ पे, जो पोटैश है, देखो क्या क्या बताया गया यहाँ पर, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन होना चाहिए, फॉस्फेट और पोटैश, इनका कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर में। लेकिन जो पोटैश है वो हमारे यहाँ पर है ही नहीं अवेलेबल, वो पूरा का पूरा हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है। देयर आर 57 fertilizer units manufactured nitrogenous and complex nitrogenous fertilizer, 29 for urea, 9 for producing aluminum sulfate as a byproduct, and 68 other small units produce single super phosphate। जो भी अभी मैंने बका है ये बिल्कुल भी, ये पूरा, ये बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ कट मैं नहीं लगा रहा हूँ, वरना तुम्हें लगेगा कि मैं कह रहा हूँ कि ये आ नहीं रहा है। मैं कह रहा हूँ कि इन्हें याद नहीं करना है, इतना डिटेल में नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़ो। आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन द इंडस्ट्री एक्सपेंडेड टू सेवरल अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद कई सारे पार्ट्स में इंडस्ट्री फैली, जैसे कि गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल, और कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स हाफ द फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, और आधी फर्टिलाइजर प्रोडक्शन की तरफ कंट्रीब्यूट होने लग गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर में पड़ा था, यानी कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने का। एग्रीकल्चर को कैसे बढ़ावा देता था ग्रीन रिवॉल्यूशन, मॉडर्नाइज चीज़ों का यूज़ करवाता था। अब जब मॉडर्नाइज चीज़ों का यूज़ करवाएगा तो उसका प्रोडक्शन होगा, जैसे कि फर्टिलाइजर, तो इसलिए फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को ग्रीन एग्रीकल्चर से, ग्रीन रिवॉल्यूशन से फायदा हुआ था। और ये एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि कैसे एग्रीकल्चर और मिनरल इंडस्ट्री गो हैंड इन हैंड। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजर बना, तभी तो ग्रीन रिवॉल्यूशन हो पाया, तभी तो एग्रीकल्चर में रिवॉल्यूशन आ पाया। नाउ सीमेंट इंडस्ट्री कटा हुआ है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से एक बार देख लो फिर से क्या क्या आ सकता है। सब पहले अगर तुम्हें 3 पॉइंट लिखने आता है कि व्हाट अबाउट फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, तो लिखना होगा तुम्हें कि इट इज सेंटर्ड अराउंड प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, फिर उसके बाद एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर विच हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ ये कौन कौन सा, किसका कॉम्बिनेशन, एनपीके, तो नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटाश। के से मत याद रखो तुम, पी से याद रखो, एनपीपी, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटाश। और पोटाश क्या होता है, ये पूरे कंट्री में नहीं है, इसको इंपोर्ट किया जाता है। और उसके बाद जो डाटा है वो डाटा नहीं आएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ये चीज देख लो, एट प्रेजेंट देयर आर 10 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड 1 इन कोऑपरेटिव सेक्टर एट हज़ार एंड गुजरात अंडर द फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये भी इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन में किस इंडस्ट्री ने कंट्रीब्यूट किया था, क्या लिखोगे, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी। नीचे आ जाओ, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऊपर का ही सारा पोर्शन कटा हुआ है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देखते हैं, उसके बाद हमें कुछ 2-3 और इंडस्ट्री देखनी है और बस चैप्टर खत्म होने वाला है बहुत बेहतरीन तरीके से। एक एक एनसीईआरटी की लाइन हमने देख ली है। ऑटोमोबाइल्स प्रोवाइड व्हीकल फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड पैसेंजर्स। क्या, गुड्स, सर्विसेज एंड पैसेंजर, सिर्फ हम नहीं चलते हैं, गुड सर्विसेज भी चलते हैं, ठीक है। यानी कि सामान है, रॉ मटेरियल है या फिर प्रोडक्ट है, कुछ भी चीज़ है। ट्रक्स, बसेस, कार्स, मोटरसाइकिल, स्कूटर, 3 व्हीलर और मल्टी यूटिलिटी व्हीकल। यहाँ पर हो गया पहला पॉइंट। देन नेक्स्ट पॉइंट ये है, लिबरलाइजेशन के बाद क्या आता है। आफ्टर द लिबरलाइजेशन द कमिंग इन ऑफ न्यू एंड कंटेम्पररी मॉडल्स स्टिमुलेटेड द डिमांड फॉर व्हीकल्स इन द मार्केट। क्या, लिबरलाइजेशन के बाद जब फ्रीडम मिल गई कि हाँ बाकी कंपनीज भी इंडिया में आ सकती हैं, ये सब चीज़ें हो गई, उसके बाद कई अच्छी अच्छी चीज़ें आने लग गई, अच्छे अच्छे मॉडल आने लग गए, जैसे कि हेल्दी ग्रोथ होने लग गई, विच लेड टू हेल्दी ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री इंक्लूडिंग पैसेंजर कार, 2 और 3 व्हीलर। जब ढेर सारी कंपनीज आएंगी, सेटअप होंगी इंडिया में, बेचेंगी, तो एक हेल्दी कंपटीशन होगा। हर एक कंपनी चाहेगी मैं अच्छा प्रोडक्ट निकालूं, मैं अच्छा प्रोडक्ट निकालूं, जिससे अल्टीमेटली फायदा किसका है, कंज्यूमर्स का, जो इंडिया में बैठे हैं, ठीक है। दिस इंडस्ट्री हैड एक्सपीरियंस अ क्वांटम जंप इन लेस देन 15 ईयर्स। 15 ईयर में बहुत अच्छा जंप देखने मिला इस इंडस्ट्री में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इन न्यू टेक्नोलॉजी एंड अलाइन द इंडस्ट्री विथ द ग्लोबल डेवलपमेंट्स। देखो समझो इस पॉइंट को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इन न्यू टेक्नोलॉजी एंड अलाइन द इंडस्ट्री विथ ग्लोबल डेवलपमेंट। जो फॉरेन से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया लिबरलाइजेशन के बाद, अलाउ हुआ फॉरेनर्स को, फॉरेन कंपनीज को, वहां से इन्वेस्टमेंट आया, तो यहाँ की इंडस्ट्रीज को काफी फायदा हुआ। और यहाँ की इंडस्ट्री अब बराबरी से अलाइन कर पा रही है, किससे, किसके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल पा रही है, टक्कर दे पा रही है ग्लोबल डेवलपमेंट को, ग्लोबल डेवलपमेंट की डिमांड्स को। थर्ड पॉइंट, देन एट प्रेजेंट क्या लिखा है, एट प्रेजेंट देयर आर 13, एट प्रेजेंट देयर आर
at present there are 15 manufacturer of पैसेंजर कार्स एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल, 9 ऑफ कमर्शियल। अब यही चीज़ है कि ये सारे पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लोकेशन इंपॉर्टेंट है कि दिस इंडस्ट्री इज लोकेटेड अराउंड दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड बेंगलुरु। 5 पॉइंट अगर निकालने हैं ना तो इसको 4th पॉइंट बना दो। 3rd पॉइंट अपना रह जाएगा ये कि 15 ईयर्स में बहुत अच्छी जंप देखने मिली। 4th पॉइंट ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाला। 5th पॉइंट अपना बन गया ये कि लोकेशन कहाँ पे है, दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई। 3 लोकेशन याद कर लो, काफ़ी है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हमने क्या 5 पॉइंट देखे। पहला पॉइंट कि व्हीकल प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड सर्विस है पैसेंजर के लिए। दूसरा, लिबरलाइजेशन के बाद काफ़ी सारे नए मॉडल आए जिसने डिमांड, विच मॉडल स्टिमुलेटेड द डिमांड फॉर व्हीकल, डिमांड बढ़ा दी मार्केट में। तीसरा कि 15 साल में बहुत अच्छी जंप देखने मिली है। चौथा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है, तो इंडस्ट्रीज, हमारी इंडस्ट्रीज अलाइन कर पा रही हैं किसके साथ, ग्लोबल डेवलपमेंट के साथ, लोगों की पेस पे चल पा रही हैं। देन 5th इंडस्ट्री, द इंडस्ट्री इज लोकेटेड अराउंड दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, इस जगह पे है कि कहाँ पे मेन सेक्टर इंडस्ट्री का मेन लोकेशन क्या है, तो दिल्ली, गुड़गांव और मुंबई। अब आईटी एंड ईआई यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, इसके बारे में देखना है। फिर तुम्हारा बस बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक रह जाएगा इन्वायरमेंट वाला, और उसके बाद ये चैप्टर तुम्हारा खत्म एनटीपीसी के बारे में डिस्कशन करने के बाद। आओ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज देखते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम ट्रांजिस्टर सेट्स टू टेलीविजन। ये दिया गया है एग्जाम्पल समझाने के लिए कि छोटे से बड़ा तक सब कुछ प्रोड्यूस होता है, ट्रांजिस्टर सेट से लेकर टेलीविजन तक। पहला पॉइंट कि द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो होती है वो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट बनाती है। छोटा सा ट्रांजिस्टर जो लगता है वो से लेकर टेलीविजन तक, टेलीफोन, सेलुलर टेलीकॉम पेजेस, और हर एक चीज़ जो तुम इमेजिन कर सकते हो वो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बना रही है। तुम सब जानते हो हर एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कौन बनाएगा, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। ठीक है, रेडार्स तक बन रहे हैं। इसके नीचे बैंगलोर हैज़ इमर्ज्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अदर इंपॉर्टेंट सेक्टर कौन कौन सा है, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे है, ये मुझे बताना कमेंट्स में। देन बाय 2010-11 STPI यानी कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया हैव कम अप टू 46 लोकेशंस। तो ये तुम्हारे पास पॉइंट बनते जा रहे हैं। देखो, दूसरा पॉइंट बैंगलोर वाला हो गया। तीसरा पॉइंट तुम्हारा आता है कि बाय 2011 STPI ने क्या डिसीजन लिया, पार्क सेटअप किए गए, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क 46 लोकेशंस तक अलग अलग। अब वो लोकेशन तुम्हें नहीं याद करनी है, ठीक है। हाउएवर द मेजर इंडस्ट्री कनेक्शन इज एट बैंगलोर, नोएडा। मैंने बताया ना बैंगलोर और नोएडा में काफी आईटी सेक्टर, बैंगलोर, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे। अ मेजर इंपैक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, ये है अपना 4th पॉइंट। 4th पॉइंट क्या है, मेजर इंपैक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री हैज बीन ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। कितने लोगों की एम्प्लॉयमेंट लगती है, तुमने खुद सुना होगा कि तुम्हारे रिलेटिव किसी कंपनी में नोएडा में वर्क कर रहे हैं, कहीं बैंगलोर में वर्क कर रहे हैं। इट इज एनकरेजिंग टू नो दैट 30% ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन सेक्टर आर वुमेन। हाँ, 30% पीपल वुमेन है, यहाँ पर फीमेल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है। ये भी 4th पॉइंट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन दिस इंडस्ट्री हैज़ बीन अ मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर इन लास्ट 2 to 3 years, आउटसोर्सिंग बिकॉज ऑफ इट्स फास्ट ग्रोइंग BPO, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग सेक्टर। द कंटिन्यूइंग ग्रोथ इन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज द की टू सक्सेस ऑफ IT सेक्टर इन इंडिया। ये लिख सकते हो अपना 5th पॉइंट कि दिस इंडस्ट्री हैज़ बीन अ मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हमें दिलवाया है इस इंडस्ट्री ने। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड IT इंडस्ट्री की बात में 5 पॉइंट। पहला वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट बनाती है। दूसरा तुम्हारा कि इमर्ज हुई है बैंगलोर एज अ इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, MCQ में पूछ सकता है। तीसरा STPI ने सेटअप कर दिए पार्क 46 लोकेशन पे। फिर चौथा मेजर इंपैक्ट इसका है एम्प्लॉयमेंट पे, जहां पर 30% इंप्लॉयमेंट क्या है 30% इंप्लॉयमेंट वुमेन की है, फीमेल इंप्लॉयमेंट मिली है। 5th पॉइंट, फॉरेन एक्सचेंज में 2-3 साल में लास्ट बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है। उसका रीजन बिकॉज ऑफ इट फास्ट ग्रोइंग BPO, बिजनेस प्रोसेसेस आउटसोर्सिंग। देखो BHEL हैदराबाद, फुल फॉर्म कमेंट्स में मुझे चाहिए। आ जाओ, अब बहुत ही इजी
बहुत 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 इजी टॉपिक पे आ चुके हैं इस चैप्टर के, जो कि है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। ऑल थ्रू इंडस्ट्रीज, ऑल दू, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन तुम कुछ भी कर सकते हो यार, बस मैं तुम्हें ऐसा सजेस्ट करता हूँ ना कि प्रोनाउंसिएशन तुम ऐसी करो जैसे तुम्हें स्पेलिंग याद रहे एग्जाम के लिए, ठीक है। अपने कुछ भी प्रोनाउंस करो तुम यार, तुम कैरेट बोलो चाहे कैरेट बोलो चाहे कैरेट बोलो, लेकिन स्पेलिंग याद रहे। तो ऑल दो इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, द इंक्रीज इन पॉल्यूशन ऑफ लैंड वाटर। देखो कुछ भी अच्छा होता है तो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, दवा भी तुम खाते हो तो उसके बॉडी पे साइड इफेक्ट्स होते हैं। क्या बात है कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो, मिनरल इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, होती इंडस्ट्री जब कुछ भी बनाती है तो उसका पॉल्यूशन होता है काफ़ी ज़्यादा, और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। क्या होता है? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एनवायरमेंट पे असर पड़ रहा है। ये सब चीज़ों के बारे में हमें डिस्कस करना है। और यहां पे दिया है कि इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 4 टाइप्स ऑफ फोर टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। कौन कौन सा पॉल्यूशन? एयर, वाटर, लैंड, नॉइस। ये 4 टाइप के पॉल्यूशन में ये दिया है कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है, इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क मार्क कर देना। ये ऊपर नोएडा में, नीचे यहाँ बेंगलुरु में मार्क कर देना, बस इतने से तुम्हारा काम चल जाएगा अगर मार्क करने को आता है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। एयर, वाटर, लैंड, नॉइस। एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैस। अलग अलग गैसेस तो निकलती हैं इंडस्ट्रीज से, हम सब जानते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हर एक गैस काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती है। स्प्रेस में होती है, डस्ट, स्मोक इज इमिटेड बाय केमिकल पेपर फैक्ट्रीज, ब्रिक किल्नीज, रिफाइनरीज, मेल्टिंग प्लांट, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इन बिग एंड स्मॉल फैक्ट्रीज दैट इग्नोर पॉल्यूशन नॉर्म्स। स्मोक निकलता है यार केमिकल और पेपर फैक्ट्री से, ब्रिक से, हर एक फैक्ट्री से स्मोक निकलता है। टॉक्सिक गैसेस लीक होती हैं जो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या हुआ था? गैसेस लीक हो गई थी और बहुत बड़ा हादसा हुआ था भोपाल में। फिर वाटर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स डिस्चार्ज इनटू रिवर्स। देखो मैं तुम्हें बिल्कुल बड़े भाई की तरह समझाता हूँ। मैं क्यों तुरंत से आगे बढ़ गया इन टॉपिक में? क्योंकि ये टॉपिक उतना दिल में आएगा ही नहीं। सिर्फ पूछ लेगा कि पॉल्यूशन क्या क्या होता है, बहुत कम चांसेस पूछने का पॉल्यूशन क्या क्या होता है। कंट्रोल पे क्वेश्चन आ सकता है, इस पे बहुत कम चांसेस है, और पूछेगा भी तो सिर्फ इतना लिखना है शुरू का, बस एयर, वाटर और थर्मल, बस इतना तो इतने पे ध्यान से पढ़ लो। वाटर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्टेज एंड एफ्लुएंट्स डिस्चार्ज इनटू रिवर। द मेन कल्प्रिट्स इन दिस रिगार्ड आर पेपर, पल्प, केमिकल, टेक्सटाइल एंड डाइंग, पेट्रोलियम रिफाइनरीज। ये सारी इंडस्ट्रीज ये सब कर रही हैं। थर्मल पॉल्यूशन ऑफ वाटर अकर्स व्हेन हॉट वाटर इनटू फैक्ट्रीज एंड रिवर्स बिफोर कूलिंग। देखो थर्मल पॉल्यूशन कब होता है? जब बहुत गरम सा पानी तुरंत इसमें क्या किया जाता है? बहुत गरम पानी रिलीज कर दिया जाता है। कहाँ पर? रिवर्स में। अब रिवर्स में रिलीज कर देंगे गरम पानी तो एक्वेटिक लाइफ पे क्या होगा? मछलियां का क्या होगा? या फिर एक्वेटिक लाइफ में कोरल रीफ है, जितने भी इंपॉर्टेंट प्लांट्स उनका क्या होगा? ऑफकोर्स बर्बाद होंगी। वेस्टेज फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट और वेपन प्रोडक्शन वाली फैसिलिटीज से जो वेस्ट होता है वो कैंसर, बर्थ डिफेक्ट और मिसकैरेजेस तक ला सकता है। सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन आर क्लोजली रिलेटेड। सॉइल पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन आर क्लोजली रिलेटेड। वाटर पॉल्यूट होगा तो सॉइल पॉल्यूट होगी, सॉइल पॉल्यूट तो वाटर पॉल्यूट। ये बहुत इजीली एग्जांपल है। वाटर परकोलेट्स, रेन वाटर परकोलेट्स टू सॉइल कैरिंग द पॉल्यूटेंट्स टू द ग्राउंड एंड ग्राउंड वाटर आल्सो गेट्स कंटामिनेटेड। रेन वाटर है, उससे कचरा आया पूरा, वो पूरा का पूरा कहाँ गया? गंदगी लेकर ग्राउंड में, और ग्राउंड वाटर कंटामिनेट हो गया, जो नहीं होना चाहिए। खराब गंदगी नहीं होनी चाहिए ग्राउंड वाटर में। नॉइस पॉल्यूशन नॉट एन इरिटेशन एंगर, सिर्फ हमें गुस्सा नहीं आती नॉइस पॉल्यूशन से। इट कैन ऑल्सो कॉज हियरिंग इंपेयरमेंट्स। क्या हो सकते हैं? हियरिंग इंपेयरमेंट्स। हियरिंग इंपेयरमेंट्स क्या होते हैं? बहरा हो जाता है इंसान, अलग अलग बीमारियां हो जाती हैं। किसकी वजह से? नॉइस पॉल्यूशन की वजह से। और प्रेशर अमंग other psychological effects. Unwanted sound is an irritant and a source of stress. Industrial and construction activities, machinery, factory equipment, drills, ये सारी नॉइज से हमें क्या क्या तकलीफ होती है। देखो इतनी जल्दी से मैंने क्यों समझा दिया? एयर, वाटर, लैंड, नॉइज, क्योंकि बहुत छोटा एयर है, वाटर है, लिखना है, थर्मल लिखना है कि कहाँ से कौन सी इंडस्ट्रीज हो रहा है, और नॉइज लिखना है, ठीक है। और नीचे ये सॉइल के बारे में दिया हुआ था, ये कि सॉइल कैसे कंटामिनेट होती है। अब इंपॉर्टेंट जो है वो है ये कंट्रोल कैसे करना है। कंट्रोल उदय, कंट्रोल
कैसे कंट्रोल करना है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इंडस्ट्रीज कैसे एलिमिनेट कर सकती है, ये पॉइंट्स फॉलो करके 3 पॉइंट्स। मिनिमाइजिंग यूज वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इन 2 और मोर सक्सेसिव स्टेज। वाटर का यूज कम कर सकते हैं कैसे, उसी सेम वाटर को रिसाइकल करके 2-3 बार यूज करो, ठीक है, इससे वाटर कम बर्बाद होगा। हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट, रेन वाटर की हार्वेस्टिंग करो, बारिश होती है तो उस पानी को कलेक्ट करके यूज करो, जिससे क्या होगा, वाटर रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होगी। ट्रीटिंग हॉट वाटर बिफोर रिलीजिंग, हॉट वाटर और इफ्लुएंट्स को पहले ट्रीट करो रिलीज करने से पहले। कहाँ रिलीज कर देते हैं, कहाँ रिलीज कर देते हैं, डायरेक्ट रिवर में तो रिलीज कर रहा है, एक्वेटिक लाइफ खराब हो रही है, उसको ट्रीटमेंट कर दो, प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लांट लगाओ, उसके बाद रिलीज करो। और 3 फेजेस में ये होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट बाय मशीनरी मीन्स दिस इन्वॉल्व्स स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, फ्लोकुलेशन एंड सेडिमेंटेशन। सेकेंडरी बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, और टर्सरी जो इंपॉर्टेंट है बाय बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस, दिस इन्वॉल्व्स रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर। अब ग्राउंड वाटर के बारे में तुम्हें कुछ चीज बता रहा था, उसको ध्यान से सुन लो। ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर रिजर्व्स बाय इंडस्ट्री वेयर देयर इज अ थ्रेट टू ग्राउंड वाटर रिसोर्स ऑल्सो नीड्स टू बी रेगुलेटेड लीगली। जो ग्राउंड वाटर की ओवर ड्राइंग होती है, ज्यादा खींचा ज्यादा यूज किया जाता है ग्राउंड वाटर का, उसको लीगली चेक किया जाना चाहिए। ये हो गया 4th पॉइंट। पर्टिकुलेट मैटर इन एयर कैन बी रिड्यूस्ड बाय फिटिंग स्मोक स्टैक्स टू फैक्ट्रीज विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। जो स्मोक मैटर निकलता है, स्मोक स्टैक्स लगाने चाहिए फैक्ट्रीज में, जिससे प्रेसिपिटेटर लगे हों कि जो मैटर है जिससे एयर पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, स्मोक, वो फिल्टर हो सके, सही एयर बाहर निकल सके। स्क्रबर्स, स्मोक कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोल। कोल की जगह ऑयल गैस को यूज कर सकें। वैसे भी कोल हमारा क्या हो रहा है, क्यों कोल नहीं यूज करना चाहिए, कमेंट में बताओ। कुछ चीज़ें मैं तुमसे खुद जानना चाहता हूँ, क्यों कोल नहीं यूज करना चाहिए, ये मैं जानना चाहता हूँ कमेंट में। उसके जगह पे ऑयल या CNG या ऐसी गैसेस क्यों यूज करनी चाहिए। मशीनरी एंड इक्विपमेंट कैन बी यूज फॉर जनरेटर, और ये सारे के सारे पॉइंट्स लिखने हैं। इसमें से 5 पॉइंट क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा। पहला, मिनिमाइजिंग यूज वाटर, वाटर को कम यूज करो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो, ट्रीट करो हॉट वाटर को। फिर ट्रीट इन फेसेस में है जिनको नहीं लिखना है आंसर में। 4th, ओवर ड्राइंग ऑफ ग्राउंड वाटर से क्या होगा वो लिखना है। और 5th, पर्टिकुलर मैटर के लिए स्मोक स्टैक फिट कर देना चाहिए, ये लिख सकते हो। और स्मोक को रिड्यूस कर सकते हो ऑयल गैस का यूज करके उसके बजाय। देन नॉइज वगैरह के लिए नॉइज अब्सॉर्बिंग मटेरियल लगा सकते हो। 2-3 और एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाएंगे, बस तुम 5 पॉइंट याद करके इंपॉर्टेंट लिख देना, उतना इनफ है। देन नीचे आ जाओ, देखो ये दिखाया गया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। द चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद इन्वायरमेंट। द चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ इन्वायरमेंटल कंसर्न। जो चैलेंज है किसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट जो आगे तक चल पाए, फ्यूचर की नीड्स को हम संभाल के रखें, आगे जो चीज़ें चाहिए आने वाली जनरेशन को वो बचा रहे। ये नहीं कि अभी हम अभी की नीड्स पूरी करने में सब डिस्ट्रॉय कर दें, सब हटा दें, सब जला दें, सब कुछ यूज कर डालें, कुछ बचे ही ना आगे के लिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए। अब इसमें क्या चाहिए, इंटीग्रेशन, दोनों चीज चाहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी चाहिए, लेकिन इन्वायरमेंट कंसर्न को भी ध्यान में रखना पड़ता है। कैसे, कुछ और तरीके NTPC देती है। NTPC कौन है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। देखो NTPC ने कुछ कुछ स्कीम अपने बताया था, कुछ कुछ पॉइंट, जैसे कि पहला पॉइंट, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट एडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्निक्स एंड अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट। लेटेस्ट टेक्निक्स का यूज करना चाहिए। मिनिमाइजिंग वाटर जनरेशन, वेस्ट जनरेशन बाय मैक्सिमाइजिंग एश यूटिलाइजेशन। वेस्ट जनरेशन को कम कर दो कि जो ऐश है उसका यूज कर सको, जो ऐश है उसका यूज कर लो अगर, मैक्सिमाइजिंग ऐश यूटिलाइजेशन, तो वेस्ट जनरेशन कम हो जाता है। प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट्स फॉर नर्चरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस एंड एड्रेसिंग द क्वेश्चन ऑफ स्पेशल पर्पज व्हीकल्स फॉर अफॉरेस्टेशन। प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट्स, ग्रीन बेल्ट्स हम सब जानते हैं, हमने पढ़ रखा है। रिड्यूसिंग एनवायरमेंट पॉल्यूशन थ्रू एश पॉन्ड मैनेजमेंट एंड एश वाटर रिसाइकलिंग मैनेजमेंट। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कैसे चेक करना है, एश पॉन्ड मैनेजमेंट, वाटर साइकिलिंग। इकोलॉजिकल मैटिंग रिव्यूज, ऑनलाइन डाटाबेस मैनेजमेंट फॉर ऑल पावर स्टेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें, अब MCQ आ सकता है, ये सारा का सारा MCQ देख लेना। इसके पहले एक बार देख लो जो जो हमने पढ़ा है कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जहाँ से हमने रिवाइज नहीं किया था। ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से यहाँ से हमें देखना था क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ये पैसेंजर के लिए है, लिबरलाइजेशन के बाद काफ़ी अच्छा हुआ है।
15 साल में काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ इंडस्ट्री का। देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और मेन लोकेशन क्या क्या है, दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे। फिर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का लिख देना है सारा का सारा। STPI क्या है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, 46 लोकेशन। एयर, वाटर, नॉइस, ये सब लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल 1 2 3 4 5, और उसके नीचे भी कुछ पॉइंट मिल जाएंगे। देन NTPC के पॉइंट्स लिख सकते हो, कम चांसेस आएगा लेकिन लिख सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं तुम्हें क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया पहले, वो ये है कि 20% ऑफ मिल रहा है ऑन ऑल CBSE सब्सक्रिप्शन। क्या करना है, जाओ अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो, कोई भी सब्सक्रिप्शन लो 28 जनवरी तक, बस यूज कर लेना कोड। क्या यूज है, पढ़ ले गैंग, कैपिटल में डाल देना PADHLEGANG के, पढ़ ले गैंग, और तुम्हें काफ़ी तगड़ा डिस्काउंट मिलने वाला है। और इतनी प्राइस हो जाएगी 1200, 1500, 2000 मिलेगा। क्या क्या, अनलिमिटेड लाइव बैच, लाइव टेस्ट, क्विज, पर्सनल मेंटर, असाइनमेंट काउंटर, हर एक चीज़, असाइनमेंट कॉर्नर, हर एक चीज़ मिल जाएगी तुम्हें यार। बस कोड यूज़ करना है, पढ़ ले गैंग, PADHLEGANG। और ये चैप्टर हमने कर दिया है स्वाहा। नेक्स्ट चैप्टर जो तुम बोलोगे, कमेंट करोगे, वो हम बहुत जल्द स्वाहा करेंगे। कल परसों में उसका लेक्चर आ जाएगा, जो चैप्टर तुम बोलोगे। मैंने भी डिसाइड नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हारी सुनना चाहता हूँ। ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया है, पूरा का पूरा चैप्टर में हमने देखा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, 3 पॉइंट 5 पॉइंट, MCQ कहाँ से बनेंगे, ये सब भी देख लिया एक एक लाइनर में। और अब करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लो, पढ़ ले गैंग कोड डाल के इंस्टॉल कर लो ऐप में चले जाओ, सब्सक्रिप्शन ले लो, और चैनल की नोटिफिकेशन छेड़ दो कि नेक्स्ट लेक्चर मिस ना हो। और तब तक क्या, अबे जाना, जा पढ़ ले।